सीन बना था, हर बार गर्म करके ठंडा छोड़ देते। तो मैंने देखा कि उस सीन में ना ऐसे करके ना मेरे बाल खड़ा हुआ है वो। गुरमीत ने बोला कोई बात नहीं, मैंने देखा उसी शॉट का सीन बनना था। इंटरनेशनल एमी मिला था बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए। दिल्ली क्राइम हैज कम क्लोजेस्ट टू गुड शो फॉर मी। मतलब ऐसा मुझे कभी पहले नहीं लगा कि ये पूरे तरीके से बहुत अच्छा है। क्या स्क्रीन प्ले है और बहुत मुश्किल काम है ऐसा शो सेंसिटिवली बनाने की, बहुत जल्दी गड़बड़ हो सकता है। अभी भी क्राइम पेट्रोल बन सकता है। करेक्ट बोल रहे हो आप। मिर्जापुर में जैसे कि आपको पता है हम सिर्फ गन नहीं यूज करते। मैं तो दिमाग की बात कर रही थी, आप लोग ने वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है रसिका जी। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके न जाने कितनी सीरीज, कितना काम देख चुके हैं और हर बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये एक अलग रंग की एक्ट्रेस है, इसका रंग अलग है। कुछ खुद रंग लोग होते हैं जिनका अपना रंग होता है, तो वैसे खुद रंग एक्ट्रेस आप लगते हैं। और जब भी आपको देखते हैं तो चाहे मिर्जापुर देखो या चटनी भी मैंने देखा था। चटनी से तो फर्स्ट टाइम देखा था आपको। दिल्ली क्राइम तो मतलब बहुत ही क्या हुआ, मतलब उसके बाद क्या हुआ? बिकॉज वो तो मैंने सुना कि वो कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी मिला था बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। मतलब भारती, मैं बताऊं, हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर राइटर जीता है अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ जीता है कि शायद कोई सीरीज में वो मेरा काम हो और वो उसको एमी मिल जाए, और वो आपने किया है। क्या था, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? जब हमें अवार्ड मिला, जिस रात हमें वो अवार्ड मिला, मैं ऊटी में अपने दूसरे शो की शूटिंग कर रही थी, आउट ऑफ लव सीजन 2 की। और ये पैंडेमिक के दौरान हुआ था, तो ये सारा कुछ ऑनलाइन था। तो हमारे डायरेक्टर वो अवार्ड लेने नहीं गए थे, वो ऑनलाइन हुआ था। रिची मेहता हमारे दिल्ली क्राइम सीजन 1 के जो डायरेक्टर हैं। और मुझे याद है मेरी रिची से बात हुई एक दिन पहले, अवार्ड्स के एक दिन पहले। कुछ 45 मिनट्स तक हमने फ़ोन पे बात किया और हम दोनों ने एक बार भी एमीज़ के बारे में बात ही नहीं की। मैं उसको बता रही थी कि मेरी शूटिंग में मुझे क्या क्रिएटिवली महसूस हो रहा है और क्या मुझे लगता है मुझे करना चाहिए और क्या मैं नहीं कर पा रही हूँ, और किस तरह की प्रिपरेशन करके आई हूँ और किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। और वो मुझसे बातें कर रहा था कि मैं अब एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैंने ये ऐसी रिसर्च की और मैं दिन में 7 घंटे बैठ के लिखता हूँ और बीच में अपने वेट्स लेके वर्कआउट करता हूँ। ये इस तरह की क्रिएटिव बातें हो रही थी। हम भूल ही गए कि नेक्स्ट डे एमी अवार्ड्स है, कि हमें अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब मतलब कंप्लीटली ज़ेन लोग हैं हम लोग। लेकिन अगले दिन जब मिला, ऑफ कोर्स वी वर वेरी वेरी हैप्पी। मतलब ये पहले कभी हुआ नहीं है। यस। एंड आपका हर समय ऐसा कुछ काम होता है जो आपको ना, मतलब पूरा तो खैर कोई काम भी ऐसा नहीं होता कि पूरा आपको पसंद हो, कि इसमें कुछ भी ऐसा गलत ना हो, ऐसा नहीं होता। हर क्रिएटिव इंसान जब अपना काम देखता है तो बोलता है वो थोड़ा सा इधर चेंज कर देते, वो थोड़ा इधर चेंज कर देते। लेकिन दिल्ली क्राइम हैज़ कम क्लोजेस्ट टू अ गुड शो फॉर मी। मतलब ऐसा मुझे कभी पहले नहीं लगा कि ये पूरे तरीके से बहुत अच्छा है। रिसर्च भी बहुत अच्छी की गई है, बनाया भी बहुत अच्छा है, सेंसिटिवली बनाया गया है। क्या स्क्रीन प्ले है? और बहुत मुश्किल काम है ऐसा शो सेंसिटिवली बनाने की, बहुत जल्दी गड़बड़ हो सकता है। करेक्ट, सही बोल। कभी भी क्राइम पेट्रोल बन सकता है कसम से। और वो इतनी डीप है, मतलब करेक्ट बोल रहे हो आप। क्योंकि क्राइम पेट्रोल के 1-2 हज़ार एपिसोड पड़े हैं स्पेशली, और उस शो के फिर सावधान इंडिया भी आया, फिर क्राइम अलर्ट आया, तो 10,000-15,000 एपिसोड पड़े। उसी टाइप की एक कहानी है ये दिल्ली क्राइम। और उसमें भी सेंस डालना, उसमें वो डेप्थ डालना, और वो जादूगर का काम है। आप सब जादूगर हो। और उसको अगर आप देखने जाओ तो उसकी जिस तरह से कैरेक्टर्स को लेंस किया गया है, जिस तरह से एडिटिंग की गई है, वो सब मतलब एक साथ जुड़ के ऐसा बना है। नहीं तो बहुत इनसेंसिटिव बन सकता था। वो डर था इस शो। और हर एक कहानी, हर एक इंसान, जैसे आपका कैरेक्टर अभी मेरे को रिकॉल हो रहा है पूरा, कि शादीशुदा हो, पति का प्रॉब्लम है, फैमिली है, एट द सेम टाइम इतना बड़ा, आप खुद आईपीएस हो, आपको भी अपनी लाइफ देखनी है, एट द सेम टाइम इतना डिस्टर्बिंग क्राइम है, और वो सच में फील होता था। भारती ने तो शायद नहीं देखा है, मैंने थोड़ा सा ही देखा था इसके साथ, क्योंकि मेरे को आप ना ये भी कोई देख सकता है पूरा।
हाँ मतलब- वो सही है। जब मैंने भी खुद देखा सीजन 1 खास करके, एक टाइम पे जब इकट्ठा देखा मैंने, तो मुझे लगा ये बहुत हैवी हो गया। हाँ मुझे भी मतलब इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे पता था एग्जैक्टली क्या हो रहा है किसमें, और मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शंस भी थी ना कि जब एक शॉट देखो तो याद आ जाता है ये हुआ था उस दिन शूट पे, बट उसके बावजूद मुझे बहुत हैवी लगा। चलो, हमने तो अवार्ड की बात कर दी, कहते हैं अचीवमेंट की बात पहले करनी चाहिए। रसिका, आप जैसे मिर्जापुर में आपका जो यूपी बिहार वाला एक्सेंट है ना, तो अब सबको आप लगता है कि आप वहीं की हैं। पहले हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो। ये सवाल बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी आंसर करना, क्योंकि हम सब कहीं जगह से होते हैं। और मेरे पेरेंट्स बर्मा में रहते थे, उनकी शादी के पहले। और जब बर्मा में मिलिट्री रूल हुआ 60s में, तो मेरी मम्मी की फैमिली पंजाब आ गई, क्योंकि उनके रिलेटिव्स वहाँ थे, और मेरे पापा की फैमिली जमशेदपुर आ गई, जो उस वक्त बिहार था। 2000 में झारखंड बना। तो मैं पैदा हुई जमशेदपुर में और परवरिश वहाँ हुई, स्कूलिंग वहाँ हुई। कॉलेज के लिए मैं दिल्ली गई, फिर कॉलेज के लिए बॉम्बे आई, और फिर कॉलेज के लिए पूना गई। तो दैट इज बहुत पढ़ी है। हाँ, पढ़ाई तो काफ़ी की है। तो एक्चुअली अगर जब कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं कहती हूँ मैं जमशेदपुर से हूँ। अच्छा, तो देखा, वो बोलते समय ही लिंग बदल गया। पर आपने मिर्जापुर में जो एक्सेंट पकड़ा है या तो वो एक्चुअली वो लहजा बिहार यूपी साइड थोड़ा सिमिलर होता है, तो वो मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि मैं अपने जमशेदपुर के फ्रेंड्स को फ़ोन भी करती हूँ ना, तो इमीडिएटली वो स्विच हो जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा। वो तो कहते हैं कि उस दिन मैंने टिकट बुक की जमशेदपुर की, और मैंने बोला हम टिकट बुक कर लिए हैं। कहता है टिकट बुक करते ही तुम्हारा एक्सेंट चेंज हो गया। हाँ, तो इमीडिएट स्विच हो जाता है। आप पढ़ी लिखी बहुत हैं। कितना पढ़ी, मतलब लाइक एजुकेशन? स्कूलिंग जमशेदपुर से, फिर 3 साल LSR करके कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने मैथ्स ऑनर्स किया। पता नहीं क्यों मैथ्स ऑनर्स? यार गलती हो गई, लेकिन बट कर लिया आपने, पास कर लिया? हाँ, पास तो कर लिया। लेकिन थिएटर ही ज़्यादा करती थी उन दिनों। अच्छा। हाँ, दिल्ली जाके मतलब 1 महीना हुआ कॉलेज में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चॉइस ऑफ सब्जेक्ट सही नहीं था। मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं था। वो कर लेते हैं क्योंकि पास, आप छोटे शहर से आए हो ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हॉस्टल में आपको रहने के लिए भी पास परसेंटेज से कुछ 25% ज़्यादा रखना पड़ता है। अच्छा। ताकि अपना हॉस्टल सीट मेंटेन कर पाओ। तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं था कि अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, या शिफ्ट कर लिया, या कुछ और कर लिया, या कम नंबर आ गए तो चलेगा। वो सब नहीं था, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। दिल्ली में पीजीज़ बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, सो वो सब मामला था। तो हॉस्टल की सीट्स बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, तो ज़्यादा थिएटर ही किया। तो आपका थिएटर का आप में इंटरेस्ट कब जागा? कॉलेज के दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर का माहौल बहुत एक्टिव है। तो इंटर कॉलेज प्लेज होते हैं, और स्ट्रीट प्लेज भी होते हैं, स्टेज प्लेज भी होते हैं। वो बाहर से थिएटर प्रैक्टिशनर्स को बुलाते हैं आपके साथ नाटक करने। तो बहुत एक अच्छा थिएटर एनवायरनमेंट है वहाँ। वो किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि NSD में अप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे आसपास इतनी टैलेंटेड लड़कियाँ थी। मुझे लगा कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो वहाँ तो बहुत सारी होंगी ना, यहाँ मेरे इधर उधर ही, यहाँ ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मन तो था कहीं कि अप्लाई करूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था कि फैमिली से कोई आर्ट्स में है। सारा सब लोग बिजनेस करते हैं, किसी का भी आर्ट्स में से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये तो मुश्किल होगा, नहीं होगा NSD में, एनीवे नहीं होगा कुछ। आई थिंक NSD में उस समय 15 सीट्स या 20 सीट्स होती थी, या उससे भी कम, शायद याद नहीं मुझे। साल भर में? हाँ, एक्टिंग के लिए अगर आप अप्लाई करो। एक्चुअली आई एम नॉट श्योर। आई थिंक टोटल एक बैच में आई थिंक मे बी टोटल 50 होती थी। आई डोंट नो इफ यू हैव टू अप्लाई शुरू से कि आप प्रोडक्शन डिज़ाइन कर रहे हो कि डायरेक्शन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशंस हैं उनके यहाँ। तो फिर मैंने बोला कि पता नहीं क्या करना है। सामने हॉस्टल वाले कमरे के सामने एक लड़की रहती थी जिसने मास कॉम के लिए अप्लाई किया था बॉम्बे में, सोफायज में। तो मैं उसका पैम्फलेट देख रही थी, उसमें एक पेपर था फिल्म मेकिंग में और फिल्म स्टडीज़ में। बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे मैंने देखा है, सत्यजीत रे की 2-3 फिल्म्स देख रखी थी, पत्थर पंचाली देख रखा था, अप्पू संसार देख रखा था LSR में। बोला ये तो अच्छा कोर्स है कि आप फिल्में देखो, फिल्मों को एनालाइज करो, मज़ा आएगा। तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया। उसका तो हुआ नहीं, मेरा हो गया।
मुंबई में? बॉम्बे में सफायर्स में मैंने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया, फिर जर्नलिज्म भी था, एडवर्टाइजिंग भी था, जैसे मास कॉम की कोर्सेज होती हैं। उसमें जो फिल्म का पेपर था वो बहुत ही प्यार से पढ़ाया जाता था, क्योंकि जो HOD थी वो फिल्म टीचर थी। तो उन दिनों में मैंने FTI के बारे में बहुत सुना कि FTI में मतलब आप अंदर जाओ तो सिनेमा आपके अंदर घुस जाता है। ऐसा होता है? ऐसे ही लेजेंड्स। हाँ, कि और वहाँ पे स्टूडेंट्स का आंदोलन भी काफ़ी रहता था, तो मुझे लगा यार बहुत फ्री स्पेस है, आप जो बोलना चाहें, आप जो करना चाहें आप करें, और मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो उस जगह की आइडिया से मैं बहुत ऐसे मुझे इम्प्रेस्ड थी। मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा किसी फिल्म स्कूल में जाके ऐसे क्रिएटिव लोगों के आसपास घूमना और मतलब फिल्मों की बातें करना, इस टाइप का चीज़। और FTI जिस जगह पे है वो इंडियन सिनेमा, वो प्रभात स्टूडियोज़ हुआ करता था, जो कि इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडियोज़ था, प्रभात स्टूडियोज़। सो मतलब उस जगह की, उस फिज़िकल स्पेस की इतनी रिच हिस्ट्री है। और FTI का आप एलुमनाई देखने जाए तो मतलब भरपूर हैं, दिग्गज लोग निकले हैं वहाँ। तो आई थॉट कि ये कोर्स ख़त्म किया, फिर हिम्मत नहीं हुई कि FTI में अप्लाई करूँ। मुझे लगा मेरा तो नहीं होगा। और क्योंकि 3-4 साल हो गए थे कि एक्टिंग नहीं की थी, मास कॉम का कोर्स कर रखा था लेकिन एक्टिंग बिल्कुल छूटा। मतलब जब मुंबई में थे तो आपने कुछ एक्टिंग नहीं किया? बिल्कुल ना, ऐसा पृथ्वी थिएटर गए, ऐसा कुछ कभी नहीं। इनफैक्ट वो 1 साल का कोर्स था तो बहुत हेक्टिक हुआ करता था। हम लोग जर्नलिज्म भी था, हम लोगों के इंटरव्यूज लिया करते थे। लेकिन ये कौन से ईयर में था? 2002 और 3। तो वो कोर्स किया, फिर मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। तो किसी ने ईमेल भेजा था कि आप हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं लखनऊ में, यूपी। वहाँ से यूपी का रिश्ता शुरू हुआ शायद कि मैंने बोला ये तो इंटरेस्टिंग है। उस टाइम ऐसे डिसीजंस लिए जाते थे ना कि कुछ दिखा, मज़ा आ गया तो चलो, मतलब वो आप यंग एज में ऐसे डिसीजंस ले लेते हो, इतना सोचते नहीं हो कि क्या होगा करियर। वो मैं वैसे सोचने वालों में से नहीं थी। मुझे लगता था कि इंटरेस्टिंग है, चलो जाके ट्राई कर लेते हैं। तो मैं गई लखनऊ, 1 साल मैंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम किया, और फिर बॉम्बे आके दूसरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया। फिर मैंने देखा कि FTI इज़ रीस्टार्टिंग देयर एक्टिंग कोर्स इन 2004। ये 26 साल के बाद शुरू हो रहा था। अच्छा। हाँ, 76 में शायद कोर्स बंद हो गया था, एक्टिंग कोर्स बंद हो गया था, बाकी सब कोर्सेज चालू थी। तो मैंने एप्लीकेशन भर दिया। मैंने बोला होगा तो नहीं, चलो ऐसे ही भर देती हूँ, और हो गया। इनफैक्ट उस दिन विजय और मैं इंटरव्यूज़ कर रहे थे एक साथ, विजय वर्मा, और वो मुझसे एक बैच जूनियर हैं। अच्छा। विजय, राजकुमार, जयदीप अहलावत, सब मुझसे एक बैच जूनियर है। दिव्येंदु मेरा बैचमेट है, जो मुन्ना भैया बनते हैं। तो विजय कह रहा था मैंने उस साल में अप्लाई किया था, ऐसे चल मैंने तेरा सीट ले लिया। अरे यार। तो इत्तेफाकन हो गया, और फिर मैं FTI चली गई। और 2-3 महीने बाद मुझे पता लग गया कि अब तो भाई यही है। ऐसा कनेक्शन पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, और क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें कर रखी थी, मुझे वो फ़र्क पता था। तो आपने उसके बाद वहाँ पे आपको लगा कि सब कोर्स करना चाहिए? जैसे हम नहीं देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, या अंदर होनी चाहिए आपके। ये जो बोलते हैं लोग कि आपके क्या कर लेगा इंस्टीट्यूट, जबकि आपके अंदर ही नहीं होना चाहिए, अंदर से ऐसा होता है। जिसपे मेरा तो बहुत ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सीखना तो पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, आपको भले आता हो, फिर भी आपको तरीके सीखने पड़ेंगे, फिर भी आपको उसका लिहाज सीखना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिहाज, टैलेंट, अकल, सब्र सब लेके पैदा हुए हो। ऐसा तो कोई भगवान तो नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, और अगर आप लेके भी पैदा हुए तो उसको थोड़ा बढ़ाना या उसको मेंटेन करना, वो आपको सीखना पड़ता है लाइफ में, किसी भी चीज़ के लिए। एक्चुअली मेरा मानना है कि सीखना तो ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट जाके सीख सकते हो। आप काम करते हुए भी सीख सकते हो, एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो, आप छोटे वर्कशॉप्स करके भी सीख सकते हो, या आप फिल्म इंस्टीट्यूट जाके भी सीख सकते हो। मतलब ये तीनों मेरे हिसाब से काफ़ी, और दूसरे तरीके भी हैं, वैलिड हैं। करेक्ट। मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वो नेशनल फिल्म आर्काइव्स होती थी बगल में। 6 से 9 बजे तक रोज़ हम लोग फिल्में देखते थे। और मतलब 2 साल इंस्टीट्यूट में रह के जब मैं बाहर आई, मुझे ये भूल गया था कि 6 से 9 बजे बाहर दुनिया कैसी दिखती है कि अंधेरा होने लगता है, सनडाउन होने लगता है। देखा ही नहीं था मैंने सनडाउन 2 साल,
क्योंकि और रोज चलती है पिक्चर, रोज। क्या बात है। आपकी मर्जी है अगर आपको देखना है या नहीं देखना है, लेकिन मैं इतनी एंथू कटलेट थी उस वक्त। रोज देखते थे? एक चीज़ नहीं छोड़ती थी मैं, कहीं सीखने का कुछ मौका मिल गया या कोई फिल्म देखने का मौका मिल गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। और लाइब्रेरी भी बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे जाके हम लोग आर्ट्स की किताबें पढ़ते रहते थे, पेंटिंग्स देखते रहते थे। जो जहाँ किसी टीचर ने बोल दिया कि ये करो तो आप बेटर एक्टर बन सकते हो, मैं वो अच्छे से कर लेती थी। गुड स्टूडेंट। वो जो पढ़ाई खत्म की उसके बाद आपको था कि अब मुझे एक्टिंग में ही अपना। हाँ, FTI में 3 महीने बिता के मुझे लगा कि मुझे अब एक्टिंग ही करनी है। जाते समय तो बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई कर दिया था ना। और जब मैं इंस्टीट्यूट गई थी, मेरे क्लास में 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ था सिर्फ पूरे इंडिया से। और बाकी सब लोग जो आए थे उस क्लास में, वो बचपन से उनके अंदर एक्टिंग बनने का एक मतलब ऐसा पागलपन था, तो वो उस इंटेंशन से आए थे। तो मुझे लगता था ये मेरा कैसे हो गया यहाँ पे, कि ये तो हाँ, बिकॉज ये लोग तो काफ़ी साल से सोच के आए। एक मेरा क्लासमेट था तो मिथुन दा का इतना बड़ा फ़ैन था, तो उनको जब पूछते थे कि आप एक्टिंग करने क्यों आए हो, तो आंसर एकदम रेडी था और जेन्युइन था, मतलब कि मैं बचपन से मिथुन दा बनना चाहता हूँ। हाँ, मुझे जब पूछा जाता था कि आप एक्टिंग क्यों करने आए हो, बोलती थी पता नहीं, एक दिन अखबार खोला, पेपर में एडवर्टाइजमेंट था, मैंने अप्लाई कर दिया, हो गया। मतलब इतनी स्टूपिड सी कहानी थी मेरी, एक्चुअली यही था, जेन्युइन कहानी थी, मतलब सच था। सच था। तो मुझे लगा ये लोग तो पागल हुए पड़े हैं, अब कैसे इनमें रियली वो आ गए हैं, मुझ में शायद वो नहीं है, नहीं हो पाएगा। लेकिन 3 महीने बाद वो एक्टिंग का कीड़ा। बट ऐसे माहौल में आपको लगता है कि बिकॉज बहुत लोग रिलेट कर पाते होंगे कि आप एक ऐसी जगह पे, अच्छा आप करने आए हो, फॉर एग्जांपल आप एक राइटर हो, अब यहाँ पे एक राइटर है, यहाँ पे एक राइटर है, यहाँ पे कोई बोल रहा है भाई मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, ये किताब, और एक राइटर है जिसने बेचारे कुछ नहीं पढ़ा, जिसने कुछ नहीं देखा। अच्छा, अब धगस उसको भी करना है, लेकिन उसको ये सब देख के इतना दबा देते हैं, या वो नहीं दबाते, खुद ही आदमी अपने आप को ही दबा देता है। हाँ, तुमने नहीं किया, जैसे हम ही डिसाइड कर लेते हैं। तो वो टाइम पे कैसा लगता था? एक्चुअली 2 अलग चीज़ें थी, क्योंकि FTI में वर्ल्ड सिनेमा काफ़ी दिखाते हैं, तो मैंने वो सब उस फिल्म स्टडीज़ की कोर्स में पढ़ रखा था, तो उस मामले में मुझे अपने क्लासमेट से ज़्यादा आता था। लेकिन एक्सपीरियंस, एक्टिंग एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बोला 2-3 साल तक एक्टिंग नहीं की थी FTI आने से पहले, और ये लोग मतलब कोई श्रीराम रेपेट्री के साथ काम करके आया था, कोई नया थिएटर के साथ काम करके आया था, तो ये लोग फिजिकल एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्टिंग एक्सपीरियंस इन लोगों के पास बहुत थी। तो उस मामले में मुझे लगता था, इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि रैगिंग के वक्त वो एक्टिंग स्टूडेंट्स से तो बड़ा कुछ करके उठो चलो यहाँ एक नाटक कर दो, उसके साथ एक सीन करो, ऐसे करते थे। और मुझे इतना डर लगता था, मैं ऐसे ना पेड़ के पीछे छुप जाती थी कि कोई बुलाए ना, कोई सीनियर देख ना ले और कोई मुझे रैगिंग के लिए ना बुलाए। तो उसमें तो बहुत ऐसा रैगिंग होती थी फन वाली थी FTI वाली रैगिंग, एटलीस्ट उस टाइम पे। अभी मुझे नहीं पता, अभी मैंने सुना है और भी बेटर है शायद। मतलब अभी तो आई थिंक पूरे नेशन वाइज ही रैगिंग एकदम वो हो गई है। मतलब तो रैगिंग मरने मराने तक चले जाते थे, ऐसा कर देते थे स्टूडेंट कि दूसरा स्टूडेंट अपने आप को बंद कर लेता था, ऐसे वाले हो जाते। हाँ, मतलब वो ह्यूमिलिएशन वाला मामला नहीं था, थोड़ा सा वो स्पिरिट वाला मामला था कि भाई खुलो अभी, हाँ, आ गए हो ना यहाँ पे, खुलो। मतलब इट्स अ फाइन लाइन। लेकिन अगर कोई सीनियर ऐसे इस तरफ चले जाता था कि थोड़ा ह्यूमिलिएशन वाला मामला हो गया, तो दूसरे सीनियर्स उनको रोक लेते थे, तो वो माहौल बुरा नहीं था। FTI से निकलने के बाद पहला काम क्या मिला आपको एक्टिंग का? मेरी फ्रेंड AD थी, एंड एक्चुअली इसी सड़क पे एक ऑफिस थी। अभी मुझे याद है। अभी मुझे सब यही बोलते हैं, हम खुद ये बोलते हैं, मतलब हमारा भी बचपन इधर ही बीता है सब। एक बंगला था यहाँ पे, ऑडिशन चलते हैं यहाँ पे। अनवर करके एक फिल्म थी, अनवर, हाँ, मौला मेरे, हाँ, मौला मेरे, उसी सॉन्ग से ज़्यादातर लोग उस फिल्म को आइडेंटिफाई करते हैं। नौहिद साइरसी एंड सिद्धार्थ कोइराला, मनीषा कोइराला के ब्रदर और विजय राज थे। मनीष झा डायरेक्ट कर रहे थे उस फिल्म को। मनीष झा एक डायरेक्टर हैं, और मेरी फ्रेंड AD थी उस फिल्म पे। तो मैं बॉम्बे आई हुई थी, FTI से अभी तक कोर्स ख़त्म नहीं किया था, लास्ट 2 महीने रह गए थे। हम लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। मैं वीकेंड के लिए बॉम्बे आई थी, तो मैं उसके साथ रह रही थी। उसने बोला मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज मुझे एक छोटे से रोल के लिए ऑडिशंस लेने हैं। तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी देखूँ कि ऑडिशन कैसे होता है, क्योंकि 2 महीने बाद आके मुझे यही करना है।
तो उन दिनों एडीज ऑडिशंस लिया करते थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आ ही रहा था। मतलब 2-3 छोटे कास्टिंग डायरेक्टर्स आए थे, ज़्यादा पता नहीं था कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में। तो मैं गई उसके साथ, फिर उसने बोला कि तुम भी कर लो ऑडिशन, और कपड़े बहुत बुरे बने हुए थे। तो फिर हम लोग ने कहीं आसपास जाके एक ग्रीन कलर का टॉप खरीदा था, और मुझे याद है वो खरीद के मैं उसको अपना ऑडिशन टॉप बुलाया करती थी। काफ़ी 1-1.5 साल चलाया होगा मैंने। अच्छा, जब भी ऑडिशन कोई बोलता था ऑडिशन में हो, ये लड़की एक ही टॉप पहन के आती है, इसको बहुत ज़रूरत है यार, इसको काम की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने ऑडिशन दिया, 2 सीन का रोल था और मेरा हो गया। आपकी फ्रेंड ने लिया था ऑडिशन? हाँ, मेरी फ्रेंड ने लिया था। उसने बोला, मैंने डायरेक्टर को दिखाया ऑडिशन, उनको पसंद आया, और अगले महीने शूट है। तो वो शूट मैंने FTI से 1 महीने पहले, हाँ, ग्रेजुएट होने के 1 महीने पहले किया था। और उसके बाद कुछ 10 ऐसी फिल्में, 10 या 14 फिल्में की थी छोटे रोल्स में, 2-2 सीन रोल्स में। एक एक्टर जब भी मुंबई आता है और जब उसके पसंद का काम नहीं मिलता तो बहुत इजी एस्केप होता है टीवी, क्योंकि टीवी में आपको पैसा भी मिल जाता है और आप 1-2 साल 3 साल जब जितना आपको काम करना है आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको और इन दिनों तो बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे टीवी में। दिनों तो मतलब, और दैट वाज टीवी का बिल्कुल हाई पॉइंट। इस एक्टिंग के साथ आपको तो मतलब कोई भी चैनल या कोई भी प्रोडक्शन हाउस बोल देता कि प्लीज आ जाइए। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया टीवी के लिए, या आपको लगा कि नहीं यार मैं ये नहीं करना चाहती? उस समय ऑनेस्टली मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे टीवी के लिए, और बहुत टेम्पटिंग था, जैसा आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, पैसों की वजह से। उन दिनों मतलब वो ये ऑडिशन टॉप लेके घूम रही थी मैं तो यार 50,000 प्रॉब्लम होती है जिंदगी में, तो एटलीस्ट क्या है, शॉर्ट तो हो जाए। तो हाँ, वो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आकर्षक था। लेकिन जब मैं उन मेकर्स से मिली तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ख़त्म करने वाला मामला है, ये कि शूट करो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो, ऐसा मामला है। मुझे ये नहीं लगा कि वो बिल्कुल प्यार से कुछ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा वो हमारा फास्ट फूड वाला टीवी में फास्ट फूड वाला मामला चल रहा था, और उस समय तो बहुत ज़्यादा टीवी एक्टर्स इतने घंटे काम करते थे। वो ये सब रूल्स आने के पहले, हाँ, वो मतलब ऐसा थे, हाँ, कि हॉस्पिटल में भी जाके शॉट्स लिए गए लोगों के, वो कहानियाँ भी मैंने सुनी है। तो ऑलमोस्ट मैंने 1-2 जगह हाँ बोल दिया था, लेकिन फिर मैंने लास्ट मिनट में ना बोल दिया। बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। पैसा भी चाहिए और काम भी चाहिए और मना करना। पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको तीनों चीजें मिल रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको लगा कि नहीं यार ये कला के साथ थोड़ा सा समझौता वाली बात है। मैं फास्ट फूड नहीं, बहुत लोग होते हैं ना सात्विक खाना खाते हैं, मैं अपने घर का खाना खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा वड़ा पाव। हाँ, वड़ा पाव बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत टेस्टी होता है, सब खाते हैं, देखो वहाँ कितनी भीड़ है, हाँ मेरे को नहीं पचेगा, मेरा पेट खराब हो जाता है, तो आदमी वो अवॉइड करता है। ये करना बड़ी मुश्किल है यार, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बहुत हिम्मत चाहिए, और आप अपने आप को भी क्वेश्चन करते हो कि क्या मैं बहुत अपने आप को ज़्यादा समझ रही हूँ कि मुझे ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं। ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऑफर्स पड़े हुए हैं और आप उनमें से चूज़ कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, और ये बहुत पैसों वाला काम मिल रहा है। जो आपको लग रहा है शायद आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से इस वक्त नहीं बैठ रहा। अगर आपने हाँ कह दी होती तो हम भी आपको तुलसी उलसी बने होते आज आप कहीं किसी रोज पार्वती तुलसी या क्या था, अपर्णा के सुपर्णा कुछ थी, प्रेरणा चाहत की कसौटी जिंदगी की, वो सब तब ये बहुत चल रहे थे। हाँ, और वो काफी टाइम से चल रहे थे। मैंने एक ऐसे शो में असिस्ट भी किया था, ये मास कॉम का कोर्स करने के बाद ना, मैंने शगुन करके एक शो था UTV का, उसमें मैंने 1.5 महीने वाला था कोई शगुन। हाँ, मैं छोटी होती थी तब आता था टीवी में, मम्मी देखती थी दोपहर को, हाँ ये वाले। हाँ, तो मैंने वो भी रिसर्च असिस्टेंट बनने के पहले काफी वो FTI जाने के 1 साल पहले, वो मास कॉम का कोर्स खत्म करते ही मैंने वो 1 महीना असिस्ट किया था उस शो पे। और उसमें मतलब AD बनो ना, तब सेट के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है, राइट। आपको पता है कि सेट का माहौल कैसा होता है, किस तरह के प्रेशर्स होते हैं, बिहाइंड द कैमरा किस तरह के प्रेशर्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों से थोड़ी सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर आपको अपनी मर्जी का और पहचान का काम कब मिला? काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, वेट करना पड़ा। बहुत पापड़ बेलने पड़े। एक टाइम तो ऐसा हो गया था जब हम लोग बहुत सारे, एक एक्टर है अमितोष नागपाल, राइटर हैं, एक्टर हैं, और वो NSD के हैं, तो वो सेम टाइम पे ग्रेजुएट हुए थे
वो लोग NST से तब ग्रेजुएट हुए थे जब हम FTI से ग्रेजुएट हुए। एक फिल्म थी हाईजैक, उसमें भी कुछ छोटा सा रोल था। शाइनी आहूजा वाली। शाइनी आहूजा वाली, करेक्ट। हाँ, आपने देखी है? मैं अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी सा। आई डोंट थिंक मैंने भी देखी है। अच्छा, आप उसमें भी हो? हाँ, तो हाईजैक में ना बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो इंस्टीट्यूट से आए, फिल्म इंस्टीट्यूट से या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और वो शूटिंग के डेज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ऐसे बहुत से दिन थे जब आप सिर्फ प्लेन में बैठे हुए हो, हाँ, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो वक्त बहुत था, हम लोग बहुत गप्पे मारते थे। तो एक जोक बन गया था हम लोगों के बीच कि हम लोग आजकल इतने ऑडिशन देते हैं कि कभी कोई फ़ोन करके बोले कि मैम आपका हो गया, तो हम बोलेंगे नहीं हम शूट पे नहीं आ सकते क्योंकि हमें ऑडिशन पे जाना है। काम मिलता है तो मना कर देते हैं हम। एक लड़का बोला करता था कि बस क्या है, सूट बूट पहन के बाबू बन के पहुंच जाओ श्री जी। हाँ, श्री जी। मैं मान नहीं सकता कि कितनी स्ट्रगल होती है। देखो, राइटर डायरेक्टर में ना आपको फिर भी काम मिल जाता है और आप असिस्ट कर सकते हो। एज एन एक्टर आप असिस्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, बट एज ए एक्टर तो आपको तो करना ही है। और इतना मुश्किल, आप कैसे मोटिवेट रहे इतने साल? ऐसे ही है, इस तरह की जोक्स क्रैक करके। छोटी मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आसपास इतने सारे लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो इंस्टीट्यूट से आए थे या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए थे। किसी के पास काम नहीं था। रोज़ हम लोग एक फ्लैट में 4 लड़कियाँ रहती थी, और मतलब 4 लड़कियाँ रेंट देती थी। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट वाले आ जाते थे, जब भी उनको कुछ छोटा सा काम मिल जाता था। 2 दिन का ऑडिशन देना है तो कहाँ होटल में रहेंगे। करेक्ट। तो वो सब तो आसपास के लोगों के पास भी काम नहीं था। कोई मीटिंग में जाता था, ज़्यादातर रिजेक्ट होके आता था। तो वो हम एक दूसरे से बातें करके अपना दुख बांट लेते थे। सारे हारे हुए हो ना, तो फिर किसी को चिंता नहीं है, जीत जाता है। हाँ, आप दिखने में इतनी छोटी सी लगती हो और आपने अभी तक शादी भी कर ली, क्यों? बहुत पहले कर ली थी एक्चुअली। तो सारे काम आपने फटाफट ही किए, फॉर्म भी फटाफट भरा, हाँ, सारे अच्छे काम मैंने फटाफट किया। आपने ठीक आइडेंटिफाई किया। जहाँ मैंने सोचना शुरू किया ना, वहाँ गड़बड़ हो गई। आप अपने हस्बैंड से कहाँ मिले? एक थिएटर वर्कशॉप था। He is also actor. He is also an actor. His name is मुकुल चड्ढा। ऑफिस करके एक बहुत पॉपुलर अमेरिकन शो है, उसका जो इंडियन वर्जन है हॉटस्टार पे, वो जो मेन कैरेक्टर है चड्ढा, जगदीप चड्ढा, वो मुकुल चड्ढा करते हैं। अच्छा, चड्ढा साहब, पंजाबी चड्ढा साहब। पंजाबी चड्ढा बहुत मस्त एक्टर है। हाँ, बहुत, if I'm not wrong, उसमें भी है, सनफ्लावर में भी है। करेक्ट। सनफ्लावर में आहूजा जो खुद ही बोल देते हैं। बट वो सीन बहुत फनी है। उसकी वाइफ बोलती है कि चड्ढा जी आपसे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं। आहूजा जी क्या कर रहे हो? अरे यार, ये बताइए मुझे, ये फटाफट कैसे फॉर्म भरा फिर आपने आहूजा और चड्ढा साहब का? चड्ढा साहब ना बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। तो एक थिएटर वर्कशॉप चल रहा था संडे के दिन, एक दिन का वर्कशॉप था। उसमें एक बहुत ऐसे आर्टिस्टिक थिएटर लेडी आई थी फ्रांस से, हाँ, हम सबको पढ़ाने के लिए। और उस वर्कशॉप में मतलब एक से एक दिग्गज थे। कल्की थी, रिचा थी, अमृतापुरी थी, मैं थी। एक दिन का वर्कशॉप था। संडे सुबह को प्रभा देवी में था, और सबकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि सैटरडे नाइट सब बहुत पार्टी करके आए हैं, क्योंकि सब ऐसे ढीले पड़े हुए, सोए हुए। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी चड्ढा जी से। एंड लंच के वक्त वी हैपन टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कॉमन में। मतलब वी वर सरप्राइज कि हम इतने साल से मिले क्यों नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 50 लोग होंगे थिएटर वाले जिनको हम दोनों जानते थे। तो बस वो उसके बाद देन वो मेरा एक थिएटर शो देखने आया, एंड 1 साल के अंदर वी गॉट मैरिड। ये भी बहुत जल्दी। अरे वाह, क्या बात है यार। अच्छी डिसीजंस मैंने जल्दबाजी में ली है। यार मुकुल जी बहुत कमाल का एक्टर है। आप प्लीज उनको कहना कि वो प्लीज बोलना, बहुत माइंड ब्लोइंग है सच में यार। क्योंकि ऑफिस मेरा बहुत फेवरेट शो था, और बीबीसी ने जो प्रोड्यूस किया था वो मैंने सुना कि बहुत अच्छा है। रिकी जावेद वाला तो बहुत ही फनी है। मैंने सुना बहुत डार्क है वो। हाँ, वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही ब्रिटिश ह्यूमर है। मैंने देखा, बट मैं सनफ्लावर सोच के हंसी जा रही हूँ। दैट्स आल्सो वेरी फनी शो। उसमें जो सुनील नरेट करता है सेकंड सीजन में, वो जो कहानी बताता है वो इतना फनी है। सुनील ग्रोवर इज वेरी फनी।
बड़े संतुष्ट लगते हो आप। अब जब हम उनको भी देखते हैं और अभी ऐसा पता किया तो ऐसा लगता है कि यार बड़े संतुष्ट पति पत्नी हैं आप, आर्टिस्टिक, मतलब ऐसा होता है। कुछ लोग देखो दो पति पत्नी होते हैं, एक तो हम है, हमारा कैसा है कि भाई रोज उठना है, काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, बिकॉज हमारा है कि खाली बैठ के क्या करे भारती, ट्रैवल करे। अभी बच्चा हुआ है तो हम थोड़ा सा खाली बैठते, अदरवाइज हमारा पेट्रोल ही है काम 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 काम, क्योंकि मजा आता है। इसको आप बड़े संतुष्ट हो कि साड़ी ही पहनूंगी आज। वो मैंने बीना त्रिपाठी के लिए इस महीने सिर्फ साड़ीज पहनी है। मतलब आप बड़े दोनों सच में शांत हो। ऐसा लगता है क्या? हमको बड़े संतोष, बहुत अच्छी बात है, सबको बेवकूफ बना दिया हमने। शांत वाइब यार बड़े टैलेंटेड पति पत्नी, मतलब ये जोड़ा बड़ा अच्छा है यार। हमें तो पता नहीं था आप उनकी बीवी हो और वो आपके पति हैं, है ना? नहीं, मतलब मेरा हर समय ये रहता है कि काम 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 काम। मैं बहुत उसमें उलझी हुई रहती हूँ। मुकुल का भी रहता है, लेकिन उसका एक्सटीरियर बहुत काम है कि आपका भी बड़ा काम है। ऐसा लगता है कि नहीं यार ये शांत वाली है कि हाँ यार जी मैं नहीं करना चाहूंगी, नमस्कार नमस्कार। नहीं, करोड़ रुपया मना कर दी। नहीं यार, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा होता है। अंदर करूँ नहीं करूँ, किससे पूछूं, किससे बात करूँ, 3 फ्रेंड्स को फ़ोन किया, 4 लोगों का एडवाइस लिया। जब उन्होंने वो एडवाइस दिया जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, मैंने बोला यार वो इडियट है, उसको कुछ नहीं पता। तो एक्चुअली तो डिसाइड कर लिया था कि क्या करना है। यही बात है, एक शो था पिक्चर्स, उसमें था आपको, आप जब कॉइन उछालते हो ना तब असल में आप डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको हेड चाहिए या टेल चाहिए, वो आप डिसाइड करते हो, कॉइन नहीं करता। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आपको कोई शो आता है, आपको कितना, ऑब्वियसली अभी आपका एक शो एमी अवार्ड जीत चुके हैं आप, और आपका मिर्ज़ापुर, या आपका जब भी कोई काम देखता है तो पॉइंट आउट करके बताता है कि ये शो में ये काम था आपका, जो कि बहुत हजारों वेब सीरीज बन रही है, सबको ऐसा नहीं मिलता। तो जैसे आप अब कुछ चूज करते हो तो आपको लगता है कि क्या करूं नहीं करूं, ऐसा करूं वैसा करूं? मेरे ख्याल से पहले मैं सोचा करती थी कि जब काम ज़्यादा होगा तो ये डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग और भी डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि अभी स्टेक्स भी बढ़ गई हैं कि अगर आप कोई काम छोड़ दो तो उसमें शायद कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जो छूट जाए, या बहुत अच्छा रोल जो छूट जाए, और कुछ मिल जाए तो वो बहुत ही देखा जाएगा, तो सोच समझ के सिलेक्ट करो। तो उस अच्छी प्रॉब्लम है एक तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस सच में आप बड़े हिम्मत वाले हो। मैंने जब मिर्जापुर देखा था ना और आपके सीन्स देखे थे, मैंने बोला यार ये लड़की ने इतने बोल्ड सीन हो रहे हैं, मतलब वो लग ही नहीं रहा ओरिजिनल चीज। मतलब मैं सच में फैन हो गई आपकी। थैंक यू। जब आपको स्टोरी सुनाते और सीन्स बताते कि ये आपके लिए बोल्ड सीन है, तो एक लड़की ने जिसने हमेशा ही जल्दबाजी में फैसले लिए, फॉर्म भर दिया, शादी भी कर ली, तो आपने उस सीन के बारे में सोचा कि मैं करूं या ना करूं, या आगे चल के कैसा होगा मेरे करियर के लिए, या यस करना है बस? ये सब सवाल पूछे मैंने, लेकिन अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर मुझे ऑफ़र नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ही सभ्य, मॉरली अपराइट, एकदम सीधे सीधे लकीर के फ़कीर, बिल्कुल सही डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ में, जो उनके साथ कोई ऐसा होता था जो उलझा हुआ है वो उनको सुलझा रहे हैं, उस टाइप के रोल्स बहुत मिल रहे थे मुझे। वो भी अच्छे रोल्स थे, जैसे सफ़िया मंटो का रोल किया था मैंने मंटो में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जो केयर गिवर होता है, जो किसी को सपोर्ट करता है, वो रोल एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होता है। लोग कई बार उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हाँ, लेकिन वो नंदिता के जहन में ये बात नहीं थी। वो चाहती थी कि उसको, उस औरत को इम्पोर्टेंस मिले उस फिल्म में। हाँ, तो अगर नंदिता उस फिल्म की फिल्म मेकर नहीं होती ना, तो शायद मुझे लगता कि वो रोल अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन वो इस माइंडसेट से आई थी कि मैं इसको सिर्फ वो वाइफ रोल नहीं बनाऊंगी, ये कुछ इम्पोर्टेंस, अहमियत होनी चाहिए। हाँ, मंटो के बारे में फिल्म है, लेकिन सफ़िया ने जो उसकी लाइफ में जो किया है उसको ऑनर करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो था, लेकिन मैं कुछ और आंसर करने वाली थी। हाँ, नहीं तो उस वक्त मुझे, और डेली क्राइम भी अगर आप देखें तो बहुत ही स्वीट सी लड़की है, आइडियलिस्टिक है, मतलब एकदम वाइड आइड है कि मैं अच्छा काम करूँगी तो दुनिया बदल जाएगी, इस तरह की लड़की है। तो ये मुझे लगा कि बिल्कुल अलग किरदार है, जो बहुत ही मतलब मैनिपुलेटिव टाइप की है। उसको ये पता है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, और वो जानती है कि अपने आसपास के लोगों को कैसे प्ले किया जाए कि अपना काम निकल जाए। और उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है कि
मिर्ज़ापुर जैसे पेट्रियार्कल जगह में और उस त्रिपाठी हाउस जैसे पेट्रियार्कल घर में कैसे सर्वाइव करूं, जो मुझे चाहिए मैं वो कैसे हासिल करूं। तो वो बीना का शुरू से था एंड आई थॉट ये इतना इंटरेस्टिंग है, छा गई भाई और सच मुझे में ना। कभी ऐसा चांस नहीं मिलेगा ऐसा कैरेक्टर करने का। तो हाँ, वो सब क्वेश्चंस थी और मैंने अपने डायरेक्टर्स को बहुत सवाल पूछे थे, खासकर बोल्ड सीन्स जैसा बोलते हैं हम लोग, बोल्ड सीन्स के बारे में, क्योंकि उस वक्त ये इतना कॉमन नहीं था। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है पूछना कि कैसे शूटिंग होगी, कैसे शॉट्स लिए जाएंगे, ताकि हम परफॉर्मेंस कर पाए और हम इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें। सही कहा। और वो डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है, और आसपास के लोग अगर आपको कंफर्टेबल ना बनाएं तो आपके लिए बहुत ही ऑकवर्ड एक्सपीरियंस हो सकता है। तो करण अंशुमन जो हमारे सीज़न 1 के डायरेक्टर थे, और गुरमीत भी जो अब तक हमारे डायरेक्टर हैं सीज़न 1 से लेकर अब तक, दे वर बोथ वेरी नाइस। और हमने बैठ के बहुत बातें की, डिटेल में मुझे बताया गया कि कैसे शूट किया जाएगा, क्लोज्ड सेट होगा, क्लोज सेट का मीनिंग क्या है, कितने मॉनिटर्स होंगे, कहाँ क्या होगा, एक शॉट ऐसे लिया जाएगा, एक वैसे लिया जाएगा। करण तो इस हद तक उसने मुझे कंफर्टेबल कर दिया कि उसने बोला तुम मुझे बताओ अगर कोई ऐसा बंदा है इस यूनिट में जो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे आसपास हो इस सीन के दौरान, मैं उसे रूम के अंदर नहीं रखूँगा। क्या बात है। ऐसी कॉन्वर्सेशंस जनरली होती नहीं है। आजकल तो इंटीमेसी डायरेक्टर्स भी आ गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा माहौल ना हो, करण मेरा दोस्त था, गुरमीत से भी मेरी फ्रेंडशिप थी, तो आई फेल्ट कंफर्टेबल कि मैं ये बातें कर सकती हूँ उनके साथ। अगर ऐसा माहौल हो जिसमें आपको वो बात करने का कंफर्ट ना हो, तो फिर ऐसा ना हो कि कोई किसी के साथ गलत कर जाए, यू नो। जो आपने इंटीमेसी डायरेक्टर बोला, वो क्या वो मतलब मैंने ऐसा सुना हुआ है बट डिटेल्स नहीं पता, क्या वो इंटीमेसी डायरेक्टर उस पूरे सीन की तवज्जो को पहचान कर उस पे काम करते हैं, या क्या क्या बेसिकली उनका क्या होता है? जैसे कोरियोग्राफर डांस सीन के लिए होते हैं, जैसे एक्शन वाले एक्शन सीन के लिए होते हैं, वैसे ही ये इंटीमेट सीन के लिए ये भी होते हैं डायरेक्टर? अभी आए हैं ये कॉन्सेप्ट भी वेस्ट में तो कहाँ से आए हैं? यहीं के लोग पढ़ के आए हैं। यहीं के लोग हैं, तो यहीं कहीं हमारे आसपास ही ये कॉन्सेप्ट हो सकता है वो भाई साहब हो सकता है ये भाई साहब। क्या बात है यार, हर चीज के लिए अलग अलग लोग आ गए हैं। नहीं बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इम्पोर्टेंट है। क्या होता है ना, आप जो आदमी देख रहा है उस ऑडियंस को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, कि कैसे शूट किया क्या किया। ये उस आदमी के लिए है जो कर रहा है, और उनके लिए है जो आगे करने वाले हैं। क्योंकि दो एक्टर्स के बीच में ये डायनामिक भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सेट में, और दूसरे कोई, सब लोग एक ही से पूछ रहे हैं कि आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल। जैसे बहुत बार मैंने नोटिस किया कि लोग औरतों से आके पूछ लेते हैं इस सीन में कि आर यू कंफर्टेबल, लेकिन वो बेचारा जो मर्द है, सामने वाले को भी तो पूछो उसका क्या किसी ने पूछा ही नहीं। तो इसलिए इंटीमेसी डायरेक्टर्स की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। तो वो अभी मैंने हाल ही में एक शो में एक इंटीमेसी डायरेक्टर के साथ काम किया, मुझे लगा ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये ज़रूर होना चाहिए। हाँ यार, इस चीज़ के लिए अलग ही डायरेक्टर देखो, जिसको उसके वो जैसे कितना कोरियोग्राफर उतना सा पैच, उसको पता है कि ये स्टेप यहाँ पे जाना है। क्या बात है यार। बट सामने भी तो दिग्गज कलाकार थे। सीरियसली बता रही, लेकिन मैं ये स्टेप ऐसे करना है ना, तो स्टेप थोड़ी होता है। लेकिन यार झलक दिखला जा की झलक दिख गई मुझे। सामने भी आपके दिग्गज कलाकार थे यार। हाँ, अलीन भैया और वो दूसरे अंकल कौन है, कुर्सी वाले, कुलभूषण खरबंदा जी। क्या बात है। अरे वो तो इतने कमाल के एक्टर हैं। और पंकज भी, पंकज तो मतलब आपने किया है पंकज के साथ कभी? मैं उनको एक बार कपड़े खरीद रही थी तो वहाँ मुझे आके बोलते हम आपके बहुत बड़े, तो मैंने ऐसे देखा, मैं कहा सर मैं आपकी फैन हूँ, मैं मार्क्स एंड स्पेंसर पे मिली उनको यार, बहुत अच्छे, मतलब बहुत क्यूट इंसान है। मैं क्या बोलूं उनके बारे में, वो सच्ची मतलब आप ऐसा बन ही नहीं सकते अगर अंदर से आपका दिल ना साफ हो। और पता है, और वो अच्छाई दिखती है उनकी स्क्रीन पे। आप मानोगे नहीं, जो जिस तरह की लाइफस्टाइल, जिस तरह की बातें वो करते हैं ना, वो नकली करेंगे ना 2 दिन में पकड़े जाएंगे। करेक्ट। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा अच्छा एक्टर हो, लेकिन बहुत गजब आदमी, बहुत शांत है ना, ऐसे ना बहुत बढ़िया, जैसे मतलब खाना खा के आया हूँ, आराम से बोल बड़े। हम सीजन 2 जब प्रमोशंस कर रहे थे, मिर्ज़ापुर सीजन 2 के प्रमोशंस कर रहे थे, तो ऑनलाइन था वो सारा, तो मतलब 20 इंटरव्यू हो गए दिन के, लास्ट इंटरव्यू हो रहा है, पंकज और मेरा इंटरव्यू था। तो सडनली बीच में इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, मैं देख रही हूँ पंकज ऐसे दूसरे वाले ने पूछा क्या हुआ,
कहता है वो ना सनसेट दिख गया मुझे, इतना खूबसूरत है, देखो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। पंकज बहुत ही स्वीट इंसान है, और एक दिन सेट पे मुझे उनकी ये बात कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान इतना कंफर्टेबल है अपने साथ कि वो अपनी अच्छाई भी बिना शो ऑफ किए कर सकता है। हाँ, तो मेरे बगल में एक दिन पंकज बैठे थे, कोई शॉट चल रहा था, हम वेट कर रहे थे, तो पंकज फ़ोन पे हैं और देख रहे हैं और बोलते हैं, मैंने बोला क्या हुआ? कि सर कभी कभी मैं बहुत अच्छा बोल देता हूँ, कुछ अपना इंटरव्यू पढ़ रहे थे, लेकिन मैं ये बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको बात अच्छी लग गई अपनी। वो इंसान ऑनेस्ट है। हाँ, वो अपनी भी प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरी की भी कर सकते हैं, यू नो, ऐसा नहीं कि वो फॉल्स ह्यूमिलिटी कर रहे हैं या अपने बारे में शो ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने साथ बहुत कंफर्टेबल है। तो जब ये सीन शूट हो जाते हैं, फिर आप लोग ये जो पूरा बन जाता है मिर्ज़ापुर, फिर आप लोग पूरी टीम देखते हैं? फिर ऐसा होता है वाह मैंने कमाल कर दी यार, अच्छा किया मैंने? नहीं, हम लोग जब डबिंग के लिए जाते हैं तो गुरमीत का एक जोक है, हाँ, कि जब मैं डबिंग के लिए जाती हूँ मैं बोलती हूँ शिट यार मैंने बहुत बुरा किया, क्या किया 2 दिन ऐसे डबिंग के बाद आके, क्योंकि पहली बार आप जनरली डबिंग पे ही देखते हो अपना। हाँ। तो और डबिंग में थोड़ा सा, क्योंकि आजकल पूरा तो डब नहीं होता है, छोटा ही सीन्स इधर उधर जो पिकअप्स करने होते हैं वही डब होते हैं, तो आगे पीछे का आपने देखा नहीं होता है, तो कई बार वो कन्फ्यूजन में डाल देता है आपको लगता है ये सीन का पिच बहुत ही गलत था, क्योंकि आपने पीछे का सीन और आगे वाला सीन देखा ही नहीं है, वो डायरेक्टर ने कुछ सोच के ही डाला होगा, लेकिन एकदम मुझे तो बहुत डर लगने लगता है। तो इस बार सीज़न 3 की डबिंग में जब हम लोग गए तो मैं वो सीन देख रही थी, अली है, श्वेता है, मैं हूँ और एक एक्टर है, और मैंने गुरमीत से बोला मैंने बहुत बुरा किया इस सीन में, प्लीज़ मेरे ना शॉर्ट्स ही तुम काट दो इस सीन से, मैं बहुत ही स्टूपिड लग रही हूँ, बहुत ही अजीब टाइप से बोल रही हूँ। तो गुरमीत हंस रहा है, मैंने बोला क्यों? ही से कल अली आया था, उसने अपने बारे में यही कहा। तो हम लोग वो सिंसियर वाले एक्टर थे कि मेरा काम बुरा है बाकी सबका अच्छा है। और मोस्टली एक्टर को यही लगता है ना कि जब देखते हैं, बहुत कम बार आदमी बोलता है यार मैंने कमाल कर दिया, 99% आपको अपना काम अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो सबके साथ ही होता है ना, सबका होता है। और गुड्डू भैया का ठीक है, लेकिन मुन्ना भैया नहीं है तो फिर मिर्जापुर में कैसा मजा आएगा यार। मुन्ना भैया तो मतलब, अरे इस बार तो मैंने सब त्रिपाठियों को बहुत मिस किया, मतलब बीना ने बिल्कुल मिस नहीं किया, बीना तो बहुत खुश से ठाक में बैठी हुई है, लेकिन रसिका ने बहुत मिस किया सबको, क्योंकि कुलजी भी नहीं है। हाँ, और पंकज भी है। क्या बातें निकलवाई जा रहा है? कभी रिलीज कभी हो रहा है? 5 जुलाई। बस अभी मतलब बस मेरे बर्थडे की खुशी पे मिर्जापुर हम रिलीज कर रहे हैं। आपका बर्थडे 3 जुलाई को है, पर 5 को हम कर रहे हैं वैसे रिलीज। हाँ, आप ऐसे ही हमने डेट सोचा। कुछ तो बताओ, आप लोग ने टेक ओवर कर लिया है मिर्जापुर, आप लोग डॉन हो, क्या है? मेरे को जानना है, बिकॉज हम लोग सेकंड सीजन जब देखा ना, और उसमें जब वो ऐसा गोलियां चली, मेरे को तो लगा पंकज जी भी गए। मैं क्या कालीन भैया गए अभी क्या? मैं क्या, अच्छा उसके बाद आप लोग का पोस्टर आया था 3 का नहीं 2 के टाइम पे, when 2 got over, I saw पोस्टर इधर ही अंधेरी में, जहाँ पे सारी औरतें ऐसे खड़ी हैं, और कितनी बड़ी मार्केटिंग है। आप देखो सीजन खत्म हो गया है, और सीजन में ओवरऑल सीजन में आप नहीं देखोगे कि औरतें टेक ओवर कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली एंड में जो आपको दिख जाता है कि कालीन भैया और गुड्डू भैया भी मर गए, बापू भी चले गए, तो अभी होगा क्या? क्योंकि गुड्डू भैया तो है अभी तक, वो तो है, अब वो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन तभी पोस्टर देखा तो मैं समझ गया, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 7वें 8वें एपिसोड में अभी आएगा। वो तो भाई 5 जुलाई को ही पता चलेगा कि औरतें जीती हैं या मर्द। देख लीजिएगा एक एक को फोड़ देंगे ऊपर से लेकर नीचे। को भी करनी चाहिए ऐसी। नहीं मेरी हंसी निकल जाए, मैं सच में। मिर्जापुर में जैसे कि आपको पता है हम सिर्फ गन नहीं यूज करते हैं। मैं तो दिमाग की बात कर रही थी, आप लोग ने। अच्छा, चड्ढा साहब को मिर्जापुर अच्छा लगा? हाँ, उनको बहुत पसंद है। हाँ, उनको लगता है उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। चड्ढा साहब अपना थोड़ा बहुत लिखते भी हैं, और हमने एक शॉर्ट फिल्म भी एक साथ लिखी थी, और पैंडेमिक के दौरान शूट भी किया था आपने। एक फिल्म भी की है हम लोग दोनों ने एक साथ, बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म है, मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को पसंद आएगा। कॉमेडी है वो एक्चुअली, मतलब फेरी फोक करके एक बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म है जो हमने एक फ्रेंड के साथ बनाई। चड्ढा साहब को बहुत पसंद है, वो तो बहुत ही वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट सीज़न 2 जब हम लोग शूट कर रहे थे, जो सीन है जहाँ पे मैं अपने ससुर जी को मार देती हूँ, कुल जी को मार देती हूँ, तो
उस दिन कुछ 1.5 शिफ्ट चला था क्योंकि नेक्स्ट डे August 15 था, यू कुडंट शूट, तो वो सब करते करते मैं बहुत देर से वापस आई। तो मुकुल ने बोला अरे यार तुम बहुत टाइम से गई हुई थी, क्या हुआ इतनी देर कैसे लग गई? तो मैंने बोला क्या यार, आज ना वो हम लोग बाबूजी का डेथ सीन शूट कर रहे थे। तो तब से मुकुल ने बोला कि प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ स्पॉयलर्स मत दो। हाँ यार, हाँ तो मैंने ये स्पॉइलर ऐसे ही दे दिया था, इसलिए मैं अच्छा इसीलिए इतने कॉन्शियस हो, क्योंकि अभी हम रूम में भी बात कर रहे थे तभी भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं बहुत जल्दी दे देती हूँ। हाँ आप देख लो पहले आप। क्या बात है यार। नहीं लेकिन बहुत मजा आया बात करके, बहुत पॉजिटिविटी और कहीं ना कहीं सच में आप मिर्जापुर वाली हो ही नहीं। हाँ आप सच में जमशेदपुर वाली हो। क्योंकि मिर्जापुर में तो सच में कमाल कर दिया आपने। मतलब मुझे लग सकता था कि एक लड़की इस हद तक एक्टिंग कर सकती है, एक्टिंग में खो सकती है। मैं सीरियसली मैंने अर्श को बोल दिया था, मैं कहा मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ। और जब मुझे कल पता चला कि कहते रसिका जी आ रही हैं, तो मैं रसिका को अरे मिर्जापुर, मैं कहा है, तो भाई मेरे तो बड़े सवाल है। और मुझे इतना अंदर से कनेक्शन फील हो रहा है क्योंकि ये भी पंजाबी फैमिली से हैं, सरदार फैमिली से, और बड़ा अच्छा लगा। और हमने इतनी मस्ती की क्योंकि इनकी फैमिली में कितनी वो, और पुपिंदर चुचिंदर क्या नाम था सबका, बताना जरा मुझे। जितेंद्र, रविंदर, पुपिंदर, फिर उसके बाद आगे चेंज। हाँ एकदम ट्रैक चेंज हो गया मेरे नाना नानी का। वनीता, तनीता और सुनीता। एक और हो जाता रमीता हो जाता है ना। और वो उन सब सिस्टर्स ना एकदम चुलबुली सी सिस्टर्स है, उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है स्पाइस गर्ल्स। आप बोलो, आजकल ये बहुत ग्रुप बन जाते हैं। ये पंजाब वाली बात हो गई ना, बताइए। टिपिकल पंजाबियों वाली बात हो गई यार। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट 5 जुलाई के लिए। हमें नहीं, अब पूरी दुनिया को इंतज़ार है मिर्ज़ापुर का। और मैं आपका नहीं, किसका नहीं, मुन्ना भैया का नहीं, इसका मतलब किसी को हम ऐसे कर ही नहीं सकते। सब ने क्या एक जैसी बराबर एक्टिंग की है। मतलब कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, कौन भाई, उसने तो कमाल कर दी। कास्टिंग भी अनमोल और अभिषेक का जो कास्टिंग कंपनी उन्होंने की, उसमें छोटे छोटे बैनर्जी, हाँ छोटे छोटे रोल्स भी आप देखो तो बहुत अच्छी कास्टिंग हुई है यार। क्या बात है यार, कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी, और क्या एक्टिंग करता है। वो थे सीजन 1 में, कंपाउंडर का रोल किया। हाँ वो मैंने तो हथौड़ा वाला देखा था। कौन सा था सीरीज? पाताल लोक। पाताल लोक। हाँ इट्स वेरी गुड। उफ उफ उफ। सो थैंक यू सो मच रसिका जी, आप बहुत अच्छी एक्टिंग लेकिन करते हैं। चड्डा साहब को कहना मैं बड़ी फैन हूँ उनकी यार। जरूर बोलूंगी मैं, प्लीज जरूर कहना सच में। और अगली बार आना तो पॉडकास्ट करेंगे चड्डा साहब के साथ। पक्का पक्का। चड्डा साहब आने चाहिए भाई, पंजाबी बंदा नहीं आया तो साडा पॉडकास्ट कितों चलूगा, है ना भाई। तो थैंक यू सो मच रसिका जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत टैलेंटेड हो। ऐसा नहीं कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हो, हमारी पूरी टीम कह रही थी जब हमने बोला कि आ रहे भी वो, तो सारे इतने एक्साइटेड थे। और आपके जेन्युइनली दिल से बहुत फ़ैन है हम, और आपकी एक्टिंग के बहुत फ़ैन है। बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मिर्ज़ापुर पे मिर्ज़ापुर चढ़ाते रहिए, और बस कालीन भैया को जरा देख लेंगे। बहुत ज़्यादा बोल रही हो क्या, बहुत गर्मी आ गई है, है ना? हाँ चकले पे बिठा, पहले मुझे पता नहीं था चकला, मुझे चकला और बेलन, पंजाब में तो सारे वो कहते हैं ना भाई चकला बेलना ले आओ रोटी बनाओ, चकले पे बिठा दे। मैं तो तब समझी मैं कि इनको ऐसे करके चकले पे क्यों बिठा देंगे, फिर बाद में पता चला कि तो चलो एक स्टोरी याद आ गई। वो एक मीम बना था। एक तो मिर्ज़ापुर सीजन 1 जब रिलीज हुआ तो पहली बार मैंने किसी शो के बारे में इतनी सारी मीम्स देखी थी। मुझे लगा ये तो बड़ा ही विचित्र सा एक्सपीरियंस है, पहले कभी हुआ ही नहीं। फिर एक मीम बन गया था, मेरे कैरेक्टर लेके हर बार गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं, जो मेरा एक लाइन था। और वो सीन जब हम शूट कर रहे थे ना, और बहुत आपको तो पता ही है शूटिंग में टाइम नहीं होता है, तो जब मैंने वो शॉट देखा बाद में, मैं ज़्यादा मॉनिटर नहीं देखती, लेकिन वो सीन शूट हो चुका था, फिर जाके मैंने बोला एक बार देख तो लूँ, कि पहला दिन था शायद मेरे शूट का मिर्ज़ापुर में। अच्छा पहले दिन वो सीन शूट किया। मैं देख तो लूँ सब हेयर मेकअप सब ठीक लग रहा है कि नहीं। तो मैंने देखा कि उस सीन में ना ऐसे करके ना मेरे बाल ऐसे एक तरफ से, क्यों मैं बेड से उठती हूँ, ऐसे खड़ा हुआ है वो। हाँ जब मैं बोल रही हूँ हर बार गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं। हाँ तो मैं पंकज को देख के बोल रही हूँ ऐसे। मैंने बोला यार कोई तो बता देता कि ये तो बहुत ही बिगड़े हुए होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ पहाड़ी ग्रो हो रहा है आपके सर के बाहर। तो गुरमीत ने बोला, डायरेक्टर्स ना एक्टर्स को पैसिफाई करने के लिए कुछ भी, गुरमीत ने बोला कोई बात नहीं ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं ठीक लग रहा है। और मैंने देखा उसी शॉट का इतने हजारों लाखों मीम बने और हर जगह मीम बनना था। ठंडा ही कर दिया फिर तो।
रसिका जी थैंक यू सो मच यार। मैं जानती मेरी पंजाबी तो कहांगी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट तुसी आए। चड्डा साहब को कहना बहुत सारा प्यार और बहुत अच्छे एक्टर है वो। सॉरी हमने चड्डा साहब ज्यादा ही कर दिया। नहीं कोई बात नहीं। और चड्डा साहब 5 जुलाई को आप भी देखना मत भूलना मिर्जापुर। आपकी बीवी ने उसमें कमाल कर दिया है, उसकी हंसी से पता चल रहा है और बाकी बातें अंदर दबाई हुई है वो 5 जुलाई को पता चलेगा। थैंक यू सो मच। ये एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को। थैंक यू।